हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे थे जीएस दृष्टि घटना चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुति पुस्तक के बारे में। सामान्य भूगोल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। इसी पुस्तक का ये नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि उसके आगे के जितने भी बचा हुआ है सामान्य भूगोल में, भारत के भूगोल में, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है विश्व के भूगोल के बारे में इसी बुक से देखेंगे। तो चलिए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जलवायु। ठीक है, जलवायु में सबसे पहले मानसून की बात करते हैं। तो भारतीय मानसून का मार्ग एवं समय मैप पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं 15 जुलाई। देखिए 15 जुलाई को जो है राजस्थान क्षेत्र में मानसून आता है। इसके बाद फिर 1 जुलाई की बात करें तो गुजरात से होते हुए राजस्थान, मतलब 15 से 1 जुलाई के बीच में गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में अरब सागर की ओर से मानसून आता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो 15 जून से भी स्टार्ट होता है और एक शाखा इधर चली जाती है मध्य प्रदेश से होकर उत्तर प्रदेश से होते हुए 15 जून तक। ये मतलब 3 शाखाएं अरब सागर से आती हैं मानसून से। ठीक है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी की तरफ से बात करें तो 1 जून को और 5 जून से, ठीक है, उठती हैं और एक शाखा जो इधर पहाड़ियों से टकरा कर हिमालय पर्वत के मुड़ जाती हैं कर्क रेखा की ओर, और एक 5 जून से चलती है और ये सीधे फिर सीधा नेपाल के आसपास, ये सिक्किम के आसपास टकराती हैं। ठीक है, इसके बाद अरब सागर से 10 जून से स्टार्ट होता है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से पटना से होते हुए उत्तर प्रदेश, नेपाल की ओर जाती हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आगे हम इसके फैक्ट के बारे में बात करेंगे। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग डिटेल में बुक सारी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भारत का सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में है। हैदराबाद इस समय तेलंगाना की राजधानी है, तो वहाँ पे भारत का सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में स्थित है। और आगे कुछ मानसून के बारे में विशिष्ट तथ्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें समझाया गया है इस चित्र में कि मानसून जो है कैसे बनता है और कैसे उठता है। देखिए ये जो है हिंद महासागर है और यहाँ से जो है मानसून आर्द्र वायु का उत्तर दिशा की ओर बहाव होता है और इसके बाद ये दक्कन के पठार, वायु का आरोहण एवं ठंडा होना, बादल का निर्माण होता है। फिर इसके बाद हिमालय से टकराकर ये वर्षा करती है। ठीक है, और ये तिब्बत का पठार है और मध्य एशिया का ये पार्ट है। यहाँ से धरातल गर्म होता है तो यहाँ से गर्म वायु ऊपर उठता है जिससे कि ये निम्न दाब इस क्षेत्र में बनता है। ठीक है, और ये ऊपर वायु का आरोहण का ठंडा होकर बादल बनता है। इसके बाद जो हिमालय से टकराकर यहीं पर इस क्षेत्र में बारिश करती हैं। तो आगे देखते हैं, कुछ तथ्य दिया गया है तो इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ठीक है, मौसम शब्द जो है वो मौसम शब्द जो है एक अरबी भाषा और उसी से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है तो वो होता है मानसूनी जलवायु में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले देशों का एक उदाहरण है, तो कौन सा देश उदाहरण है? वो है भारत का। भारत में जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय, ये तीनों क्षेत्र जो हैं वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में स्थित है, अभी ऊपर बताया। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और जान लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सबसे पहले जो है इसका जो जीएस दृष्टि का पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का बुक जो आया था उसका भी मैंने सारा पढ़ा दिया है, तो आप लोग उसको भी देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इधर जितने भी वनडे एग्जाम हो सारे के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल में साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो भारत में अधिकांश वर्षा होती है तो वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। ठीक है, यह अभी हाल फिलहाल यूपी SSC लोअर के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण
पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो ये कहाँ पर होती है, किस देश में होती है, ये भारत में होती है। ठीक है, मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ये होता है अधिकतर शीतकाल में। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है या किस राज्य को प्राप्त होती है, तो ये तमिलनाडु राज्य को प्राप्त होता है। अगला है भारत में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। तो ये जो है सितंबर महीने में भारत के मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ठीक है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है या किस राज्य में होता है, तो वो होता है केरल राज्य में। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है। तो वो जो शीत ऋतुओं में भारत के उत्तरी मैदानों में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों द्वारा वर्षा होता है। ठीक है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है पुणे में। पुणे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। आगे कुछ परीक्षा दृष्टि से देख लेते हैं टॉपिक। तो भारत में कुल वर्षा का सर्वाधिक भाग प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वहाँ विकसित हो जाता है, तो वहाँ निम्न वायुदेव दाब क्षेत्र जो है विकसित हो जाता है। अगला, हिंद महासागर। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग के अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ बना रहता है, तो वहाँ हमेशा उच्च वायुदाब बना रहता है। ठीक है, आगे पॉइंट है, जब मानसून पौने 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती है, तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है और इसे कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, मानसून का विच्छेद कहा जाता है। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। कहाँ पर, ये भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। आगे बात करते हैं, वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा होती है। तो ये होता है दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में हवाओं की सामान्य प्रवाह की दिशा होती है। ठीक है, हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व गंगा के मैदान में प्रवाहित होती हैं। तो वो होती हैं दक्षिण पूर्व और पूर्व से। ठीक है, दक्षिण पूर्व और पूर्व से गंगा के मैदान में और उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती हैं। तमिलनाडु की कुल वर्षा 50 से 60% प्राप्त होता है, तो वो उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है तमिलनाडु की कुल वर्षा का। ठीक है, न केवल भारत बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा स्थान है, तो वो है मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है। ये विश्व के सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला कौन सा स्थान है, तो वो है लेह जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो ये यहाँ पर जो है सबसे कम वर्षा होती है। अब बात करते हैं वर्षा की। देखिए, भारत में वर्षा ऋतु, इसमें सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो जून से सितंबर माह के मध्य होता है। ठीक है, इसके बाद विशेषता देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का प्रभाव के कारण यहाँ पे वर्षा होती है। निम्न वायुदाब जो बनता है क्षेत्र वो उत्तर पश्चिमी भारत में निर्मित होता है। विशेष तथ्यों की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों का स्थलीय भाग में प्रवेश करते समय तड़ित झंझावत के साथ घनघोर वर्षा के रूप में होता है। ठीक है, मानसूनी पवनों की शाखा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। ठीक है, 2 शाखाएं मानसूनी पवनों की शाखाएं 2 हैं भारत में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं भारत में, तो वो है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, भारत वर्षा से संबंधित तथ्य के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मासिनराम में एक दिन में सर्वाधिक वर्षा हुआ था, 549 मिमी दर्ज हुआ था। ठीक है, तो ये सर्वाधिक वर्षा माना जाता है विश्व में भी। आगे महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो भारत में सितंबर महीने से मानसून के प्रत्यावर्तन शुरू होने का कारण क्या है, तो सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना ये कारण है, इसलिए सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरुआत हो जाता है। भारत की औसत व राष्ट्रीय वर्षा कितनी है, तो 1127 मिमी भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा होती है। भारत में अधिकतम लाभ देने वाली जल प्रबंधन युक्ति कौन सी है, तो वर्षा के जल का संचयन जो है अधिकतम जल प्रबंधन युक्ति है। झारखंड में वर्षा किसके द्वारा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है।
भारत में मरुस्थलीय विकास की योजना क्रियान्वित है, तो लगभग 40 जिलों में क्रियान्वित है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं कर्नाटक एवं केरल में। कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार कही जाती है, तो उसे आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है। आंसर इसका आम्र वर्षा हो जाएगा। भारत में पश्चिमी विक्षोभों के औसत वार्षिक वर्षा लगभग प्राप्त होती है, तो लगभग 3% प्राप्त होती है। अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में झंझावती वर्षा होती है, वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण झंझावती वर्षा होती है। इसके बाद बात करेंगे शीतकालीन वर्षा के बारे में। तो देखिए, भारत में शीतकालीन वर्षा जो है वर्षा की प्राप्ति होती है वो उत्तर पश्चिमी भारत में अधिक भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होता है, ठीक है। प्रमुख वर्षा क्षेत्र जो है वो है उत्तर पश्चिमी भारत, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल है, ठीक है। उच्च वायुदाब जो है पश्चिमोत्तर भारत में बनता है सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण। पवन का प्रवाह जो होता है उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर और भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होता है। आगे बात करते हैं प्राकृतिक आपदाएं के बारे में, ठीक है। नोट, मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। उनमें से ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, पंख प्रवाह आदि प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य उदाहरण है। भारत के भूकंपीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए, भूकंपीय क्षेत्र है और ये विशेषता है, ठीक है। भूकंप क्षेत्र जो है सेकंड अगर आता है, मतलब सेकंड के रेंज में जो रखा गया है उसे अल्प तीव्रता वाला क्षेत्र कहा जाता है। थर्ड जोन में रखा गया है उसे जो है मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र कहा जाता है। फोर्थ जोन वाला जो है गहन तीव्रता वाला क्षेत्र होता है और फिफ्थ जोन वाला जो है वो अति प्रचंड तीव्रता वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में शीतोष्ण, ठीक है, भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण क्या है? तो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों के कारण जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र। शीत ऋतु में उच्च वायुमंडलीय दाब तथा निम्न वायुताप की जो स्थितियां बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रति चक्रवातीय स्थितियां कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, तो ये हिमालयी क्षेत्र में नहीं उत्पन्न हुआ है। भारतीय प्लेट निरंतर गतिशील हैं, तो ये उत्तर दिशा की ओर निरंतर गतिशील हैं, ठीक है। भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से बांटा गया तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक प्रभावित होने की संभावना, तो भूकंप से अधिक प्रभावित होने की संभावना है। इसके बाद क्षेत्र यानी कि जोन बात कर लेते हैं। पांचवा जोन बात कर लेते हैं, पांचवा जोन के बारे में। तो अत्यधिक प्रकृति जो है अत्यधिक उच्च क्षेत्र क्षति जोखिम वाला क्षेत्र है और क्षेत्र कारक जो है 0.36 IS कोड के तहत है। संबंधित क्षेत्र अगर की बात करें तो पांचवें जोन के अंतर्गत जो आता है संबंधित क्षेत्र वो है जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुछ भाग, बिहार का कुछ भाग और कच्छ का रण, ये सारे जो हैं संबंधित क्षेत्र आते हैं जो कि हाई जोन में आते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र भी आता है। भू क्षेत्र की बात करें तो देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग जो है वो जोन 5 के रेंज में आते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जोन 4। जोन 4 की प्रकृति जो है गहन तीव्रता क्षेत्र वाला है और इसके क्षेत्र कारक है 0.24 IS कोड के तहत। संबंधित क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली, गंगा का मैदानी क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र और सिक्किम, इतने सारे जो है क्षेत्र 4th जोन में आते हैं। भू क्षेत्र की बात करें तो देश के कुल भू क्षेत्र का 17.3% जो है जोन 4th में आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे तो क्षेत्र जोन 3rd के बारे में। तो क्षेत्र कारक की बात करें तो 0.18 IS कोड के तहत आता है और संबंधित क्षेत्र है जोन 3rd में लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र, लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिणी भाग, ये सारे जो है संबंधित क्षेत्र हैं जो जोन 3rd में आते हैं, ठीक है। भू क्षेत्र की बात करें तो देश के कुल क्षेत्रफल का 30.4% जो है वो
क्षेत्रफल आता है जोन थर्ड में, ठीक है। इसके बाद जोन थर्ड के बाद बात करेंगे हम, ठीक है। जोन थर्ड की और बातें जैसे IS कोड 0.10 क्षेत्र के कारक के तहत, और क्षेत्र निर्धारण जो है जोन फर्स्ट और जोन सेकंड सम्मिलित क्षेत्र है, ठीक है। प्रकृति जो है सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला होती है। इसके बाद क्षेत्र जोन सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड जोन जो है वो भू क्षेत्र देश के कुल भू क्षेत्र का 41.4% आता है। और संबंधित क्षेत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसमें आता है, ठीक है। और कर्नाटक भाग है जो कि प्रायद्वीपीय पठार अर्थात जोन सेकंड के अंतर्गत आता है। सुनामी की बात करते हैं। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो जापान से हुआ है। और सु का अर्थ है हॉर्बस और नामी का अर्थ है वेव, ठीक है। अधिकांश सुनामी की उत्पत्ति का कारण जो है भूकंप में समुद्र में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ठीक है। अधिकांश सुनामी की उत्पत्ति का कारण समुद्र अधस्थल पर आए भूकंप के कारण भी होता है। अन्य नाम अगर देखें तो बंदरगाही लहरें भी कहा जाता है या फिर भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर को आई सुनामी से भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। इसके बाद चक्रवाती तूफान की बात करते हैं तो चक्रवाती तूफान में चक्रवात जो है वायुमंडल में हवाओं के चक्रकार वायुपिंड को चक्रवात कहते हैं। इसकी दिशाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होता है। तो दोनों जो पृथ्वी है और पृथ्वी का ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, दोनों में उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी की सुइयों के विपरीत होता है चक्रवात की दिशा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो घड़ी की सुइयों के साथ में होता है या दिशा में होता है चक्रवात की दिशा। भारत से संबंधित क्षेत्र की बात करें तो अरब सागर में चक्रवातों की संख्या कम है और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या अधिक है, ठीक है। इसके बाद भूस्खलन की बात करते हैं तो भूस्खलन की परिभाषा देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान तथा मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहा जाता है। और इसके कारण क्या है तो सड़कें, बांध बनाना आदि मानवीय क्रियाकलापों में वृद्धि, भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि इसका कारण बनता है। परिणाम की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की आवृत्ति बारंबारता में वृद्धि, ये इसका परिणाम है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी के बारे में, ठीक है। मिट्टी के बारे में देखेंगे सबसे पहले काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी की बात करें तो इसको जो है अन्य नाम से पुकारते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल चरणोजेम भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल चरणोजेम भी कहा जाता है। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। और इसको रेगुर भी कहा जाता है, काली मिट्टी या रेगुर, ठीक है। इसका निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण होता है। विस्तार क्षेत्र की बात करें तो दक्कन ट्रैप का ऊपरी भाग, अब दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग जब महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्रों में काली मिट्टी का विस्तार है। 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देश के भौगोलिक क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो विशेषताओं में इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, अधिकता होती है। जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी होती है काली मिट्टी में, ठीक है। और काला रंग जो है इसका क्यों काला रंग होता है तो ये होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है काला होता है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। इसका स्थापना हुआ था 1875 में। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है जो कि 1944 में बनाया गया, ठीक है। विशेषता देख लेते हैं तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन ये एक एजेंसी होती है। इसका पूर्व मुख्यालय था सर्वप्रथम कोलकाता में और 1905 में इसमें शिमला में किया गया इसका मुख्यालय। इसके बाद 1928 में इसका मुख्यालय पुणे को बनाया गया और लास्ट में अब इसमें वर्तमान में नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन कहाँ किया गया है तो यह हैदराबाद में है, तेलंगाना की राजधानी है जो कि
चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। ठीक है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना के लिए स्थापित किया है, तो बाढ़ पूर्वानुमान संगठन स्थापित किया है। ठीक है। अगला है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पर किया जा रहा है? तो लातूर। लातूर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? वो है बिहार। ठीक है। बिहार में एक नदी है कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी बहुत बाढ़ लाती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा? वो है पूर्वी क्षेत्र। ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं तो, और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है कौन सी मिट्टी? तो वो होती है काली मिट्टी। ठीक है। इसके बाद झारखंड की काली मिट्टी पाई जाती, तो राजमहल पहाड़ी प्रदेश में झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मालवा के पठारों में पाई जाती हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मृदा को ही कहा जाता है। रेगुर मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी भी कहा जाता है। नमी धारण करने की उच्च क्षमता वाली कौन सी मिट्टी है? तो काली मृदा में है। इसके बाद क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्यता है, तो एक परिपक्व मिट्टी होती है। ठीक है। टैपियोका या और काजू की अच्छी उपज होती है लेटराइट मिट्टी में। ठीक है। लेटराइट मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो लौह ऑक्साइड के कारण लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। वह मिट्टी जो लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है, वो है लेटराइट मिट्टी। ठीक है। वह मिट्टी जो भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी और ढेलेदार हो जाती है, वो है लेटराइट मिट्टी। तो ये हुआ मिट्टियों के बारे में। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र अगर बात करें तो ये रेड कलर का जो है, यहाँ पे जो है काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए अधिकतर महाराष्ट्र और थोड़ा मध्य प्रदेश, ठीक है, ये सारे क्षेत्र, और गुजरात में भी इसका काली मिट्टी का क्षेत्र है। आगे बात करते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। ठीक है। लेटराइट मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन जो है वो किया गया बुकानन द्वारा 1905 में। शब्दार्थ की बात करें तो लैटिन भाषा शब्द है लेटर का अर्थ है ईंट। ठीक है। इसकी विशेषता है उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी है ये। इसका निर्माण जो है तीव्र निछालन के फलस्वरूप होता है, कारण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण। ठीक है। उर्वरता की बात करें तो निम्न स्तर है इसमें, आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मृदा का उदाहरण है ये। इसमें खनिज तत्व की बात करें तो लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता है इस मिट्टी में, और नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है। विस्तार जो है 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो केरल के मालाबार तट पर, और महाराष्ट्र दूसरा स्थान इसमें रखता है लेटराइट मिट्टियों में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लेटराइट का विस्तार क्षेत्र में, तो केरल हुआ, पूर्वी तमिलनाडु है, उड़ीसा है, छोटा नागपुर पठार है, मेघालय और पश्चिमी घाट है, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। आगे बात करते हैं दोमट या जलोढ़ मिट्टी की। ठीक है। दोमट या जलोढ़ मिट्टी ये दो प्रकार की होती है, एक होती है नवीन जलोढ़ या खादर। ठीक है। नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है। एक होती है प्राचीन जलोढ़ या बांगर। तो इस मिट्टी को आपको याद रखना है, खादर और बांगर। खादर किसे कहते हैं? नवीन जलोढ़ को। बांगर किसे कहते हैं? प्राचीन जलोढ़ को। अब नवीन जलोढ़ में जल धारण क्षमता अधिक होती है। नवीन जलोढ़ की प्रकृति सदैव उर्वर होती है। इसका विस्तार क्षेत्र नदी के बाढ़ का मैदानी क्षेत्र होता है। ठीक है। प्राचीन जलोढ़ या बांगर जो है प्रकृति कम उर्वर होती है, नियमित उर्वर की आवश्यकता इसमें पड़ती रहती है। लवणता और क्षारता की बात करें तो इसमें सबसे अधिक होती है। रेह का जमाव सर्वाधिक होता है, और इसका रंग जो है गहरा पीला होता है बांगर का। ठीक है। एक मिट्टी और है भाबर। भाबर मिट्टी जो है इसका विस्तार शिवालिक का गिरपदीय क्षेत्र है, और इसमें प्रचुरता जो है नाइट्रोजन जैविक पदार्थ की सबसे ज़्यादा होती है, और इसमें फास्फेट की कमी पाई जाती है भाबर मिट्टियों में। आगे बात करते हैं तो भारत के लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र देख लेते हैं मैप द्वारा। ठीक है। ये रेड कलर का जितना भी बना हुआ है क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं दोमट या जलोढ़ मिट्टी की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए परिभाषा जो है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, उसे जलोढ़ मिट्टी या दोमट जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। क्षेत्रफल इसका लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर पाया जाता है। देश का लगभग 33.5% भाग पर इसका विस्तार क्षेत्र है।
ठीक है। विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक? पंजाब से असम तक मैदानी भाग तथा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों तक भी इसका विस्तार क्षेत्र पाया जाता है। इसका निर्माण जो है वो हिमालयी प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा होता है जलोढ़ मृदा का। इसका रंग जो है हल्के धूसर से भस्मी धूसर के मध्य होता है। इसकी सघनता की बात करें तो रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच होती है। ठीक है। और इसमें प्रचुरता की बात करें तो पोटास इसमें अधिक पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड इसमें अधिक होता है, चूना भी इसमें पाया जाता है और जैव पदार्थ की प्रचुरता होती है। ठीक है। इसमें सबसे कमी जो है वो नाइट्रोजन और ह्यूमस, ये दोनों की कमी पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं जलोढ़ मृदा के विशिष्ट तत्व के बारे में। तो इसमें प्रमुख फसलें जो उगाई जाती हैं वो है चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल एवं सब्जी आदि उगाई जाती हैं। इसका विभाजन जो है नवीन जलोढ़ या खादर, प्राचीन जलोढ़ या बांगर और भाभर, 3 प्रकार में जलोढ़ मृदा का विभाजन किया जाता है। आगे बात करते हैं तो परीक्षा उपयोगी तथ्य में तो सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी की होती है, इसको याद रखना है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो कछारी मिट्टी, जिसको जलोढ़ भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम है, तो ये नाम आपको याद रखना, किसी से कन्फ्यूज कर सकता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है, बांगर। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो वो है जलोढ़ मृदा। आगे भारत में जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र देख लेते हैं। तो रेड कलर का जितना भी ये जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं। ठीक है। गंगा के मैदानी भाग और जहाँ जहाँ में नदियों का विस्तार है वहाँ वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी में विविध चीज़ों के बारे में और देख लेते हैं। तो लाल मिट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। इसका विस्तार क्षेत्र लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 26.8% इसका विस्तार क्षेत्र है। निर्माण जो है वो रवेदार कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। खनिज तत्व की प्रचुरता की बात करें तो सिलिका और आयरन इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसमें चूना, मैग्नीशियम, पोटास और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है। लाल रंग इसका फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसका विस्तार क्षेत्र जो है पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, नागपुर पठार में पाया जाता है विस्तार। दोमट मिट्टी में कण की परसेंटेज जान लेते हैं। तो 40% बालू पाया जाता है, 20% गाद या सिल्ट पाया जाता है और 40% मृत्तिका पाई जाती है दोमट मिट्टियों में। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो हिमालयी क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में क्या पाई जाती है? तो पर्वतीय मिट्टियां होती हैं। ठीक है। आंसर इसका पर्वतीय मिट्टियां हो जाएगा। दलहनी फसलें मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा होती है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है। करेबास मृत्तिका जो जाफरान या केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के उपयोगी होती हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो कश्मीर, हिमालय में। ठीक है। केसर का उत्पादन, केसर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कश्मीर में ही होगा। इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टियों की बात कर लेते हैं। इसका विकास जो है शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में हुआ है। विस्तार क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात और कच्छ यानी कि गुजरात और दक्षिणी पंजाब में इसका विस्तार क्षेत्र है। इसमें खनिज तत्व की बात करें जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए मैप द्वारा आप देख सकते हैं पर्वतीय मिट्टियाँ, जलोढ़ मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ, काली मिट्टियाँ, लेटराइट मिट्टियाँ, बलुई मिट्टियाँ, इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं कि सब अलग अलग डिवाइड है, कहाँ कैसे किस तरीके से मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के बारे में। तो सबसे पहले हम विशेषता जान लेते हैं क्षारीय मृदा के बारे में। ठीक है। क्षारीय मृदा भारत में जो है विशेषता क्या है? अधिक पीएच मान जो होगा वहाँ उसका क्या कहेंगे? क्षारीय मृदा कहलाएगा। विस्तार देख लेते हैं। तो विस्तार जो है ये दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान आदि क्षेत्रों में जो क्षारीय मृदा का विस्तार है। ठीक है। और ये शुष्क, अर्ध शुष्क और दलदली क्षेत्रों में इसका विस्तार है। ठीक है। इसके बाद तेजाबी एवं अम्लीय मृदाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी प्रकृति जो अवसादी प्रकृति होती है। विकास इसका भू आकृति अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से अम्लीय हो जाती हैं। संबंधित मृदा समूह देख लेते हैं। तो लेटेराइट, लोहमय लाल और अन्य लाल ये मृदा समूह की मृदाएं होती हैं जो कि अम्लीय टाइप की होती हैं। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान कितना आवश्यक है? तो 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चूने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो वो अम्लीय टाइप की मिट्टी होती है जहाँ पे चाय बागान की खेती की जाती है।
इसके बाद मृदा अपरदन या सुधार के बारे में बात करेंगे। देखिए, मृदा अपरदन और सुधार में प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु, पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहा जाता है। अब मृदा अपरदन के मुख्य कारक की बात करेंगे तो देखिए, निर्वनीकरण, झूम की कृषि और अंधाधुंध खनन आदि ये सब मुख्य कारक बनते हैं मृदा अपरदन के, ठीक है। और अत्यधिक पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति भी मृदा अपरदन के मुख्य कारण हैं। तो 1, 2, 3 और 4 और ये 5 मुख्य कारण हैं जो कि मृदा अपरदन के मुख्य कारण हैं, ठीक है। मृदा अपरदन जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भारत की बात करें तो चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खनित भूमि क्षेत्र है, पश्चिमी हिमालय, गिरिपदीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात का शुष्क क्षेत्र आदि ये सारे जो है प्रभावित क्षेत्र हैं मृदा अपरदन से। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्रमिक अनुक्रम दिखाया गया है, तो हम पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो अस्फाल यानी कि बूंदाघात या अपरदन, ठीक है, वर्षा की बूंदों का मृदा की ऊपरी परतों का प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण हो जाना। इसके बाद परत अपरदन होता है, मिट्टी का जल के साथ बहना। इसके बाद रेल अपरदन होता है जो कि मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियों का बनना। इसके बाद अवनालिका अपरदन होता है, रेल अपरदन की नालियों का बड़ा हो जाना। इसके बाद धारा चैनल अपरदन होता है, जल का एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होना जब तक चैनल को अपरदित कर एक स्थिर ढाल को प्राप्त न कर लें। तो ये चक्र जो है चलता रहता है, मृदा अपरदन के प्रक्रियाओं का अनुक्रमिक क्रम है, ठीक है। अब परीक्षापयोगी तथ्य जान लेते हैं। तो भारत में चंबल घाटी में खोह खड्डों का निर्माण के कारण हुआ, तो किसके निर्माण के कारण हुआ? तो अवनलका अपरदन के कारण हुआ। ये पेट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है, तो वनों उन्मूलन से संबंधित है। मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? तो वनोरोपण से, ठीक है, अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाने से, मेड़बंदी आदि द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जो जिप्सम, उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, इसका प्रयोग किया जाता है। लवणीय मृदा के निर्माण की अधिकता का कारण क्या होता है? तो मिट्टी में सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता का कारण बनता है, ठीक है। लवणीय से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। आगे बात करते हैं। मृदा संरक्षण उपयुक्त पद्धतियां कौन कौन सी हैं? तो पहला है सस्यावर्तन, फसलों का हेर फेर। दूसरा है वेदिका निर्माण, टेरेसिंग। और तीसरा है वायुरोध, ठीक है। मृदा सुधार उर्वरता में वृद्धि कैसे किया जाएगा? तो फसल चक्र के द्वारा, मिश्रित खेती करके और बहुफसली खेती करके मृदा में सुधार किया जाता है। आगे बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, ठीक है। देखिए नोट, प्राकृतिक वनस्पति में पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब देखते हैं वनों के प्रकार। तो विभिन्न भौगोलिक तत्वों पर निर्भरता होता है। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल की से ऊंचाई और भूगर्भिक संरचना, इन सभी पर वनों के प्रकार निर्भर करते हैं। आगे बात करते हैं। तो वनों का वर्गीकरण अगर देखें, ठीक है, तो वनों का वर्गीकरण भारत में देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, वेलांचली या अनूप वन, पर्वतीय वन, ये सारे जो है वनों के वर्गीकरण में आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे भारत में प्राकृतिक वनस्पति। अब सबसे पहला देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। तो अवस्थिति की बात करते हैं तो अत्यधिक आर्द्र एवं तथा उष्ण भाग में ये उगते हैं, ठीक है। और सापेक्षिक आर्द्रता वहाँ पर होती है 70% से अधिक, ठीक है। इनकी प्रकृति की बात करें तो ये अधिक सघन एवं ऊंचे वन होते हैं। मुख्य वृक्ष की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी, आबनूस, नारियल, बांस और आयरनवुड, ये सारे मुख्य वृक्ष हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के, ठीक है। इनकी औसत वर्षा की बात करें तो ये 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा होती है। विस्तार क्षेत्र की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के विस्तार क्षेत्र जो है वो असम, केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पश्चिमी तटीय मैदान, ये सारे
जो है ये क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र हैं, ठीक है। औसत तापमान यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो प्राकृतिक वनस्पति में देख लेते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए वनों के जितने भी प्रकार हैं, वर्गीकरण, वो सारे मैप पे दिखाए गए हैं। तो ये बिंदी वाले जो हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है। और आप इसको इस तरीके से मैप में देख सकते हैं। अब अगला हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन जो है जलीय उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण अगर हम करें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो कि वर्षा यहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर के पक्ष में होती है, और दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जहाँ पे वर्षा जो है 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्र जो देखें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की, तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्र, हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल और ओडिशा आदि इतने क्षेत्र हैं। और इसके वनों के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे जो पौधे उगते हैं वो है साल, सागवन, शीशम, महुआ, चंदन, आंवला आदि पेड़ उगाए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भाग हैं, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो अक्सलवुड, यानी कि यहाँ पे पौधे जो उगते हैं, तेंदू, पलाश, पीपल, नीम, साल आदि सारे ये पौधे यहाँ पे उगते हैं इन क्षेत्रों में। आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वनों के बारे में। तो इसकी विशेषता 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र के वन होते हैं ये। और विस्तार क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, बबूल, बेर और नागफनी आदि इसके प्रमुख वृक्ष हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेलांचली या अनूप वन। तो ये इनका विकास जो आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत होता है। भारत में बेलांचली या अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। आगे आर्द्र भूमि क्षेत्र वन के बारे में जान लेते हैं। तो आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है राजस्थान, गुजरात, कच्छ के लवणीय जल वाली भूमि पर होता है। दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के लैगून आर्द्र भूमि क्षेत्र कहलाते हैं। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि, लैगून व चिल्का झील आर्द्र भूमि क्षेत्र के आते हैं। गुजरात के पूर्व से राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्र भी आते हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान तथा उत्तर पूर्व भारत और हिमालयी गिरिपथ क्षेत्र के स्थित दलदली एवं अनूप क्षेत्र भी आर्द्रभूमि क्षेत्र में आते हैं। गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल के दलदली क्षेत्र भी हैं। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के पर्वतीय झीलें एवं नदियाँ भी आती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन व अन्य आर्द्रभूमियाँ जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मैंग्रोव वन की बात कर लेते हैं। तो मैंग्रोव वन का विकास जो तटीय क्षेत्र, लवणीय, दलदल, ज्वार नदमुख, पंक मैदानी क्षेत्रों में होता है। और ये एक प्रकार की वनस्पति होती है जो पौधों की जड़ों का जल के डूबे रहती है, ठीक है। और ये खासकर गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो सुंदरी वृक्ष है वो मैंग्रोव वन के उदाहरण है। विस्तार क्षेत्र इनका बात करें तो महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और डेल्टाई क्षेत्रों में इनका विस्तार क्षेत्र है। आगे महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो भोजपत्र जो वृक्ष है वो मिलता है, कहाँ पे मिलता है? तो भोजपत्र वृक्ष जो है वो हिमालय क्षेत्रों में मिलता है। पश्चिमी हिमालय में देवदार वृक्ष पाए जाते हैं, तो लगभग 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कत्था बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जंगल की आग के नाम से किसको जानते हैं? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जानते हैं। ढाक अथवा पलाश को जो है जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प किसे घोषित किया गया है? तो पलाश के फूल को घोषित किया गया है, ठीक है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? तो खेजड़ी का वृक्ष है। इसका अन्य नाम है मरुस्थल का राजा। मरुस्थल का राजा जो खेजड़ी के वृक्ष को कहा जाता है। बिरोजा या तारपीन का तेल बनाने में प्रयुक्त वनोपज लीसा प्राप्त होता है, तो ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है। कटहल, गूलर और आर्किड एवं फर्न में से वह पौधा जिसमें फूल नहीं होता तो वो पौधे का नाम है फर्न, ठीक है। फर्न में फूल नहीं पाया जाता। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर कोयल नदी पर शिलान्यास किया गया तो मंडल बांध परियोजना का शिलान्यास किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई एवं नहरें। तो भारत में सिंचाई के साधन की बात करें तो नलकूप है, ठीक है। नलकूप प्लस अन्य कुएं हैं नहरों द्वारा,
टैंक्स यानी कि तालाब द्वारा और अन्य साधन आते हैं। ठीक है, नलकूप की बात करें तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 46.2% सिंचाई नलकूप द्वारा होता है। ठीक है, नलकूप एवं अन्य कुओं द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 62.82% सिंचाई नलकूप और अन्य कुओं द्वारा होता है। नहरों द्वारा बात करें तो लगभग 23.66% होता है। टैंक्स या तालाब द्वारा बात करें तो लगभग 2.52% होता है और अन्य साधनों में शेष 11% की सिंचाई की जाती है। भारतीय सिंचाई की परियोजनाओं का वर्गीकरण करते हैं तो लघु सिंचाई परियोजना में सिंचित क्षेत्र जो है 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। सिंचाई हेतु साधन इसमें कुआं है, नलकूप है, पंप सेट और तालाब आदि का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई आपूर्ति लगभग 62% भारत की कुल सिंचाई का होता है। दूसरा आता है मध्य सिंचाई परियोजनाएं। इसमें सिंचित क्षेत्र जो है 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच तक की सिंचाई हो जाती है। बृहद सिंचाई परियोजनाओं में 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है। ठीक है, बड़ी एवं मध्य परियोजनाओं से देश की लगभग 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। देश में सिंचाई की आकृति से शीर्ष 3 राज्य की बात करें तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का आता है, द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का, तृतीय स्थान राजस्थान का आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो गंग नहर के बारे में बात करते हैं। देखिए, गंग नहर विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहरों व्यवस्थाओं में से एक है गंग नहर और इसका उद्गम स्थल जो है वो सतलज नदी से हुसैनी वाला फिरोजपुर के निकट से इसका उद्गम स्थल है। इसका निर्माण जो है वर्ष 1927 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा श्री गंग सिंह द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। दूसरे नहर की बात करते हैं तो पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर की बात करें तो इसकी लंबाई 197 किलोमीटर है मुख्य नहर की। ठीक है, इसके उद्गम की बात करें तो यमुना नदी के बाएं तट ताजेवाला निकट से इसका हुआ है और सिंचाई की आपूर्ति हिंडन यमुना दोआब के जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद शहरों में इससे सिंचाई होता है। तो ये आपको याद रखना है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद शहरों में पूर्वी यमुना नहर से सिंचाई होती है। इसके बाद ऊपरी गंगा नहर की बात करें तो इसका निर्माण जो है 1842 ईस्वी में हुआ था और इसका उद्गम जो है गंगा के बाएं तट से भीमगौड़ा हरिद्वार से हुआ है। परियोजना के जनक थे सर पीटी काटले। ठीक है, इसके बाद लंबाई इसकी 298 किलोमीटर है। कुल नहर प्रणाली की कुल लंबाई की बात करें तो 6496 किलोमीटर है। और ये कहाँ कहाँ पे जलापूर्ति करता है ये नहर, तो ये हरिद्वार उत्तराखंड और सहारनपुर, मेरठ, एटा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा और अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आगरा इतने जिलों को ये जलापूर्ति करता है। आगे बात करते हैं निचली गंगा नहर की। तो निचली गंगा नहर की बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है नरौरा बुलंदशहर है। परिचालन वर्ष 1878 ईस्वी में हुआ था। इसकी लंबाई टोटल 98.8 किलोमीटर। नहर प्रणाली की कुल लंबाई की बात करें तो 8278 किलोमीटर है। ठीक है, गंडक परियोजना की बात करें तो अवस्थिति गंडक नदी से त्रिवेणी घाट के पास है। हरियाली परियोजना की बात करें तो शुभारंभ इसका 27 जनवरी 2003 को हुआ था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। उद्देश्य इसका था देश भर में जल संभर विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संसाधनों को सशक्त बनाना। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की बात करें तो इसका स्टार्टिंग डेट है 1 जुलाई 2015। उद्देश्य इसका है कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करना, हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। आगे बात करते हैं शारदा नहर की। तो शारदा नहर का उद्गम स्थल जो है शारदा नदी से बैराज का निर्माण कर बनवासा के निकट से इसका उद्गम हुआ है। लंबाई इसकी टोटल जो है 44.3 किलोमीटर मुख्य नहर की है और नहर प्रणाली की लंबाई बताएं तो 9961 किलोमीटर के आसपास है। जलापूर्ति जो ये है पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, सुल्तानपुर, गाजीपुर, प्रयागराज आदि जिलों को करती है। ठीक है, इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो इसका शिलान्यास मार्च 1958 में हुआ था और तत्कालीन गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किया गया था। नहर का उद्गम जो है पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध से इसका उद्गम हुआ है। लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना भी है। आगे बात करते हैं वाटर शेड विकास कार्यक्रम की। तो क्रियान्वयन हुआ था 1 अप्रैल 2008 तक और मंत्रालय ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। 3 वाटर शेड विकास कार्यक्रम इसमें समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। ठीक है, समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत ये तीनों आते हैं।
आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ डाटा। सिंचाई साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र के अनुसार वर्ष 2017-18 में नलकूप द्वारा 74.9% की सिंचाई होती है, नहर द्वारा 15.2% की सिंचाई की जाती है, कुआं द्वारा 8.7% की सिंचाई की जाती है, टैंक एवं झील द्वारा 0.5% की सिंचाई और अन्य साधनों में 0.7% की सिंचाई द्वारा। तो इस तरीके से नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। यह इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है समीक्षा अधिकारी के। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर, जैसलमेर जिलों में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो वो है इंदिरा गांधी नगर, ठीक है, सॉरी इंदिरा गांधी नहर से जो है इन सिंचाई का मुख्य साधन है। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पूझा नदी पर निर्मित है, तो मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो तालाब है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। फरक्का की नहर जो है जल वहन की क्षमता कितनी है? तो 40,000 क्यूसेक जल वहन की क्षमता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरिके बैराज है। सतलज, रावी और ब्यास नदी से जल प्राप्त करती है, इंदिरा गांधी नहर प्राप्त करती है, ठीक है। कोरोमंडल तट पर क्या स्थित है? बंकिंघम शहर, ठीक है। बंकिंघम नहर जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है। हरियाली योजना किससे संबंधित? तो बंजर भूमि के विकास के लिए जल ग्रहण से संबंधित है। आगे बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नदी घाटी परियोजना में नर्मदा नदी घाटी परियोजना, तो ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना, निर्माण इसका नर्मदा नदी पर नवेगांव गुजरात में हुआ है। विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 1450 मेगावाट है और ये जलापूर्ति जो सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का करती है। मध्य प्रदेश को 65.18% और गुजरात को 32.14% इससे जलापूर्ति होता है, ठीक है। विद्युत आपूर्ति में मध्य प्रदेश को सर्वाधिक 57% और महाराष्ट्र को 27% विद्युत आपूर्ति होता है। इससे होने वाले लाभान्वित राज्य जो है वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, 4 राज्य हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध की। तो भाखड़ा नागल बांध का निर्माण जो है सतलज नदी पर हुआ है। कमांड क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। जलाशय इसका गोविंद सागर है। संयुक्त परियोजना है ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, ठीक है। बांध की बात करें तो भाखड़ा बांध और नागल बांध दोनों नदी सतलज नदी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है। अगला बात करते हैं नर्मदा धारण ग्रस्त समिति जो बनाया गया, यह स्थापना हुआ था 1986 में महाराष्ट्र के धुले जिले में समाज विज्ञानी मेधा पाटेकर द्वारा। उद्देश्य इसका था सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करना। अन्य नामकरण था 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन, कई संगठनों के विलय के परिणाम स्वरूप इसका रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णराज सागर बांध, जो कि इसकी स्थिति है अवस्थित ये कहाँ पर स्थित है? तो कावेरी नदी कर्नाटक पर स्थित है। वृंदावन उद्यान से संबंधित है। इसकी रूपरेखा जो एम विश्वेश्वरैया द्वारा निर्धारित किया गया था, ठीक है। अगला बात करते हैं इंदिरा सागर परियोजना के बारे में। तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है, खंडवा जिला मध्य प्रदेश में। इसके विद्युत उत्पादन की क्षमता जो 1000 मेगावाट का लक्ष्य है। सिंचाई आपूर्ति जो 1.23 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचाई का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। नर्मदा नदी संबंधित अन्य परियोजनाएं हैं ओंकारेश्वर परियोजना, बरगी परियोजना आदि। कावेरी नदी जल विवाद संबंधित राज्य टोटल 4 हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। आगे बात करते हैं हीराकुंड बांध की। हीराकुंड बांध का निर्माण जो 1948 में प्रारंभ हुआ, पूरा जो है 1957 में हुआ और अवस्थिति इसकी महानदी पर ओडिशा राज्य में है, ठीक है। कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है और सिंचित क्षेत्र इससे होता है 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है। इसके बाद दामोदर घाटी परियोजना की बात करते हैं। तो स्थापना इसकी 1948 में दामोदर घाटी निगम के तहत हुआ था। संबंधित बांध की बात करें तो तिलैया बांध, मैथान बांध, बेल पहाड़ी बांध, ठीक है, बराकर नदी पर स्थित है। अगला बात करते हैं तो ये इसकी रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर किया गया है। अगला बांध है चंबल परियोजना, ठीक है, चंबल घाटी परियोजना या चंबल परियोजना। तो इसका देखिए अवस्थित चंबल नदी पर है और संयुक्त परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। संबंधित बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान में है। अब महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिलों के मध्य क्या निर्मित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना इन दोनों के मध्य निर्मित है, ठीक है। चंबल नदी पर निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो राणा प्रताप सागर बांध है।
बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है। मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध बनाए गए हैं, ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं। कोनार बांध का निर्माण हुआ है कोनार नदी पर। आगे बात करते हैं टिहरी बांध परियोजना की। टिहरी बांध परियोजना जो है वो इसकी अवस्थिति की बात करें तो भागीरथी यानी कि गंगा नदी पर भागीरथी और भिलांगना नदी संगम के निकट है। टिहरी उत्तराखंड जिले में। ठीक है। निर्माण 1978 से प्रारंभ हुआ था। योजना आयोग की स्वीकृति 1972 में किया गया था। भारत में स्थित देश का सबसे ऊंचा बांध है 260 मीटर। ठीक है। विरोध का कारण जो है भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित है, पर्यावरण क्षति है, लोगों का विस्थापन वहां से हुआ था। इसके बाद बात करते हैं नागार्जुन सागर परियोजना की। इसका विस्तार क्षेत्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। ये 1967 में पूर्ण हुआ था। यह कृष्णा नदी पर स्थित है। सिंचाई इसकी आपूर्ति होती है नलकोंडा, प्रकाशम, खम्मम और गुंटूर जिला में इससे सिंचाई होती है। ठीक है। बांध की बात करें तो चिनाई बांध है जो कि 1550 मीटर लंबा है। विविध परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं तो चुक्का बांध परियोजना एक है। चुक्का बांध परियोजना जो कि इसकी स्थापना हुआ था भारत और भूटान के सहयोग से। इसका निर्माण जो हुआ वांगचू या रैदक नदी पर भूटान में। ठीक है। ऊंचाई टोटल 40 मीटर है और प्रबंधन इसका 1991 में भूटान के प्रबंधन के हाथ में सौंपा गया है। और यह वित्त पोषित जो है भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई है। 60% अनुदान तथा 40% ऋण द्वारा। ठीक है। विद्युत क्षमता जो है 336 मेगावाट है। इसकी विद्युत निर्यात का प्रावधान जो अधिकांश भाग भारत को है। आगे बात करते हैं तो इडुक्की बांध परियोजना है जो कि निर्माण है पेरियार नदी केरल पर। ठीक है। केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध परियोजना है और वैश्विक स्थिति देखें तो एशिया के सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक है। ठीक है। ऊंचाई 555 फीट है। अवस्थिति देखें तो कुरावनमाला और कुराथीमाला पर्वतों के बीच इसकी स्थिति है। ठीक है। अगला है तेलुगु गंगा परियोजना जो कि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में जो स्थित है इसका संयुक्त परियोजना है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। ठीक है। जलापूर्ति जो है कृष्णा नदी द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई शहर को पेयजल प्रदान करना इसका मुख्य जलापूर्ति होती है। ठीक है। अगला है मयूराक्षी परियोजना। निर्माण मयूराक्षी नदी पर हुआ है। लाभान्वित राज्य जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड है। संबंधित बांध जो है कनाडा या मसनजोर बांध से है झारखंड में मयूराक्षी नदी पर। ठीक है। विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 4000 किलोवाट है। अगला है कालपोंग जल विद्युत परियोजना। निर्माण यह कालपोंग नदी पर हुआ है। प्रथम जल विद्युत परियोजना जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है। नेक्स्ट है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो निर्माण ताप्ती नदी पर हुआ है और उकाई सूरत जिला गुजरात में स्थित है। ठीक है। सिंचित क्षेत्र जो है 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि है। बांध जो है 4928 मीटर लंबा है, 68 मीटर ऊंचा है। विद्युत क्षमता जो है 300 मेगावाट की है। इसके बाद रिहंद परियोजना की बात कर लेते हैं तो ये इसका अन्य नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। निर्माण इसका रिहंद नदी पर हुआ है और ये पिपरी सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। बांध इसका 934 मीटर लंबा है और 91 मीटर ऊंचा है रिहंद बांध। ठीक है। जल विद्युत क्षमता जो है 300 मेगावाट के ओबरा में है। झील की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है एक। ठीक है। रिहंद बांध की पृष्ठभूमि में निर्मित है। 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र जो 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि है सिंचित होता है। आगे बात करते हैं पोंग बांध की। पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर स्थित है और यह दक्षिण पश्चिम भाग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। ऊंचाई 133 मीटर है। अन्य नाम इसे ब्यास डैम कहा जाता है। संबंधित झील इससे है महाराणा प्रताप सागर झील जो कि इसका निर्माण पोंग बांध द्वारा हुआ है। उपयोग जो है सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। कालागढ़ बांध की बात करें तो निर्माण रामगंगा नदी पर। ऊंचाई 128 मीटर, लंबाई 715 मीटर। ठीक है। तवा परियोजना की बात करें तो तवा नदी पर होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ऊंचाई 59 मीटर, लंबाई 1815 मीटर। तुलबुल नौहन परियोजना की बात करें तो झेलम नदी पर निर्माण अवस्थित जम्मू कश्मीर में है। अन्य नाम तुलबुल नौहन परियोजना भारत द्वारा और वुलर बैराज पाकिस्तान द्वारा। ठीक है। विवादित परियोजना है भारत और पाकिस्तान के मध्य। आगे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। कावेरी में तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है कौन सी परियोजना? तो मेट्टूर परियोजना स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना का नाम क्या है? रिहंद परियोजना। ठीक है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है मेजा बांध। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चेनाब नदी पर निर्मित है बगलिहार जल विद्युत परियोजना। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर निर्मित है दुलहस्ती परियोजना। एक हाइड्रो पावर स्टेशन है ये।
ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 38 द्वीप ही बसे हुए हैं, शेष निर्जन है। तो ये मानचित्र है भारत का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान का, जो कि अधिक चौड़ा है। ओडिशा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदान उत्तर तटीय और गोदावरी डेल्टा तक उत्कल तट, कलिंग, उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटीय मैदान तक, कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है। गुजरात से लेकर गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट कहते हैं, और गोवा से मैंगलोर तक का क्षेत्र कन्नड़ तट कहलाता है, और मैंगलोर से कन्याकुमारी का तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। ठीक है। इसके बाद कर्क रेखा को 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है। इसके बाद भारत की नदियाँ और झीलें। ठीक है। जम्मू और कश्मीर में स्थित ऊलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिलिका ओडिशा उत्तरी सरकार तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की झील है। गोमती नदी गंगा नदी के एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गोमत ताल फुलहर झील से निकलती है। तो नदियों का बहाव इसमें इस मैप में बताया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। ठीक है। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं, जो कि पंचप्रयाग के बारे में दिया गया है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। ठीक है। कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडर नदी का है। देवप्रयाग जो है भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी के मध्य है। नंदप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मध्य बनता है। विष्णुप्रयाग जो है अलकनंदा और धौली गंगा के मध्य बनता है। हिमालय पर्वत से श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह की उदाहरण होती हैं। भारत से उद्गमित भारत में प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो कि 1465 किलोमीटर है, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा प्रथम नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियों के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम इस प्रकार है: सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई नदी। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र के। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदी हैं, जो कि पंचनद कहलाती हैं। सतलज नदी तिब्बत स्थित राकसताल से निकलती हैं। यह हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। तो ये था जो कि भारत सामान्य भूगोल का भारत का भूगोल से संबंधित जितने भी टॉपिक थे वो सारे हो गए। इसके बाद अब बचे हैं विश्व के भूगोल के, जो कि इसी बुक से हैं, तो उसको भी नेक्स्ट अगले दिन से मतलब कराएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है। तो आज के लिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।